अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध एक सजा। हाँ, और उसे उस कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी जो अपराध करते समय लागू नहीं था। अच्छा। और सबसे जरूरी, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वाह। और अब अनुच्छेद 21, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें तो जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण, गरिमापूर्ण जीवन, आजीविका और यहां तक कि जीवन संगिनी या प्रेम का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या समय के साथ बहुत विस्तृत हुई है। जी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीना है। सिर्फ सांस ले देना नहीं। जी। और इसी व्याख्या के तहत निजता, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने जैसे कई अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। हाँ, ये राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ही एक तार्किक विस्तार है, कह सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक निरोध। यह अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ठीक है, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। और इसका दूसरा हिस्सा, वो निवारक निरोध। हाँ, इसका दूसरा हिस्सा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है, जो विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। चलिए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 से 24 की बात करते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 23, ये मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है। इसमें बेगारी और मानव तस्करी पर रोक भी शामिल है। यह अनुच्छेद मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। बलात् श्रम का मतलब है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। हाँ, और बेगारी इसका एक रूप है जहां बिना कोई पारिश्रमिक दिए काम कराया जाता है। और मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, इसको ये अनुच्छेद पूरी तरह से प्रतिबंधित और एक दंडनीय अपराध बनाता है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 24। ये कारखानों जैसी जो खतरनाक जगह हैं, वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। मतलब सीधा सीधा बाल श्रम का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रवेश करते हैं। शुरुआत अनुच्छेद 25 से होती है। बिल्कुल, अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को, और ये ध्यान देने वाली बात है, हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, अच्छा, हाँ, उसे अपने अंतःकरण की मतलब अपनी मर्जी का विश्वास या धर्म चुनने की आजादी देता है। और साथ ही उसे अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। और इसी के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 26, जो धार्मिक समूहों को अधिकार देता है। ये थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ व्यक्तिगत आजादी और दूसरी तरफ सामूहिक आजादी। इसमें संतुलन कैसे बनता है? यही तो संविधान की खूबसूरती है। हाँ। देखिए, बनाने वाले समझते थे कि धर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक सामुदायिक गतिविधि भी है। इसलिए जहां अनुच्छेद 25 व्यक्ति को उसकी आस्था की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 उस आस्था को मानने वाले समूह को, मतलब किसी संप्रदाय या ट्रस्ट को, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं बनाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। तो एक व्यक्ति के लिए और दूसरा उस व्यक्ति के समुदाय के लिए। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता को पूरा करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई धार्मिक समूह अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो? नहीं, यहीं पर संविधान ने सीमाएं तय की हैं। ये सारे अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अच्छा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। हाँ, यानी कोई भी धार्मिक समूह पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकता या कोई ऐसी प्रथा नहीं चला सकता जो अनैतिक हो या जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो।
संतुलन यही बनता है। आपको आजादी है, पर तब तक जब तक उससे समाज के व्यापक हित को नुकसान न पहुंचे। ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पर। ये कहता है कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी पर टैक्स नहीं लगा सकती। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारें हज जैसी तीर्थ यात्राओं पर सब्सिडी देती हैं या कुंभ मेले जैसे आयोजनों पर भारी खर्च करती हैं, तो फिर क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, यहाँ पर कानून टैक्स और फीस के बीच फर्क करता है। टैक्स और फीस? हाँ, टैक्स एक अनिवार्य वसूली है जिसका इस्तेमाल सरकार किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार ये कहकर टैक्स नहीं वसूल सकती कि पैसा किसी खास धर्म के प्रचार में लगेगा। लेकिन अगर सरकार किसी तीर्थ यात्रा पर कुछ सुविधाएं दे रही है, जैसे साफ सफाई या सुरक्षा, तो उसके लिए एक फीस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि अगर सरकार सभी धर्मों के हित में या भारत की मिली-जुली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खर्च करती है, तो वो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मुद्दा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को सुविधा देने या हमारी समग्र संस्कृति को संरक्षित करने का है। सही बात है। ये रेखा बहुत महीन है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 28, जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। हाँ, और ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की नींव का एक और मजबूत पत्थर है। इसका तर्क बहुत सीधा है। सरकारी स्कूल और कॉलेज किसके पैसे से चलते हैं? सबके पैसे से, टैक्स पेयर्स के। बिल्कुल। इसीलिए ये संस्थान किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये सबके लिए है और इन्हें सबके लिए तटस्थ रहना होगा। यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल सरकार से मदद लेता है, तो भी वह किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये संरक्षण की भावना हमें स्वाभाविक रूप से अगले अधिकारों की ओर ले जाती है। जिस तरह संविधान धार्मिक विश्वासों को बचाता है, उसी तरह वो हमारी विविध संस्कृतियों की भी रक्षा करता है। यहीं पर अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी समूह को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ नागरिकों के किसी भी समूह लिखा है, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं। ये भी समूह के लिए है। ये भारत की जो अविश्वसनीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है, उसको एक संवैधानिक गारंटी देता है। और फिर आता है अनुच्छेद 30, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। हाँ, अगर आप इन दोनों को साथ में देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब अनुच्छेद 29 आपको अपनी संस्कृति बचाने का हक देता है और अनुच्छेद 30 उसे बचाने के लिए एक तरह से हथियार यानी स्कूल कॉलेज खोलने का हक देता है। ये तो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर अनुच्छेद 29 अधिकार है, तो अनुच्छेद 30 उस अधिकार को हकीकत में बदलने का साधन है। आप अपनी संस्कृति को सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं बचा सकते। सही बात है। उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 30 वही संस्थागत ताकत देता है। हमने अब तक कितने सारे अधिकारों की बात की, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, लेकिन अगर सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर शायद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वो अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को सार्थक बनाता है, अनुच्छेद 32। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा? हाँ, अनुच्छेद 32 खुद में एक मौलिक अधिकार है। यह हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वो उन अधिकारों को लागू करवाए। बिना अनुच्छेद 32 के बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार होते, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसी अनुच्छेद में रिट यानी रिट का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों से संबंधित है।
ये क्या कहता है? ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। और ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, एक आम नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक सेना के जवान को ये अधिकार उसी रूप में नहीं मिल सकता। सही बात है, वो संवेदनशील सैन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता। बिल्कुल, या अपने वरिष्ठों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बोल सकता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्था के अनुशासन के लिए जरूरी है। इसी तरह का एक और गंभीर प्रावधान है अनुच्छेद 34, जो मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की बात करता है। ये सुनने में काफी डरावना लगता है। हाँ, मार्शल लॉ एक असाधारण और गंभीर स्थिति है। ये तब लागू होता है जब किसी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन यानी पुलिस और स्थानीय सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो जाती है। जैसे किसी बड़े पैमाने पर विद्रोह या दंगे की स्थिति में? हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में व्यवस्था को बहाल करने के लिए अस्थायी रूप से सेना को प्रशासन का नियंत्रण दे दिया जाता है। उस दौरान स्वाभाविक रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। तो फिर ये राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाने वाली राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी से कैसे अलग है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और ये युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियों में पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लग सकता है। उसमें नागरिक सरकार निलंबित नहीं होती, वो काम करती रहती है, बस केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। जबकि मार्शल लॉ ज्यादा स्थानीय और चरम स्थिति है, जहां नागरिक प्रशासन की जगह सीधे सीधे सैन्य शासन आ जाता है। अच्छा। संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक मकसद है, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करना। अनुच्छेद 35 ये इन सभी अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में है। इसका क्या महत्व है? अगर अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है, तो अनुच्छेद 35 उसका एक्शन बटन है। एक्शन बटन। हाँ, संविधान बनाने वालों को पता था कि सिर्फ छुआछूत का अंत किया जाता है, लिख देना काफी नहीं है। उसे अपराध बनाने के लिए, सजा तय करने के लिए एक कानून चाहिए होगा। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है। ये शक्ति राज्यों के पास नहीं है, सिर्फ संसद के पास है। ताकि पूरे देश में एक समान कानून हो। बिल्कुल, ताकि इन महत्वपूर्ण अधिकारों पर पूरे देश में एक रूपता रहे। बिना इस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार सिर्फ नैतिक घोषणाएं बनकर रह जाते। ये अनुच्छेद उन्हें कानूनी ताकत देता है, उन्हें दांत देता है। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान में लिखे वादे जमीनी हकीकत में बदले।